औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक विद जबरान में खुश आमदीद। नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन में कुछ हमने बड़े दिलचस्प से नारे सुने। हमने सुना कि तब्दीली आ गई, हमने सुना कि रोक सको तो रोक लो, हमने सुना कि रोटी कपड़ा मकान एक बार फिर से। अब रोक सको तो रोक लो की बात पे अगर देखा जाए तो रोक सको तो रोक लो, हमने जद्दे चले जाना है, रोक सको तो रोक लो, हमने लंदन की सड़कों पे चले जाना है, रोक सको तो रोक लो, हमने नैब को गिरफ्तारियां नहीं देनी, रोक सको तो रोक लो, हमने जितने आप करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे हम पे एक भी साबित नहीं कर सके, रोक सको तो रोक लो, 56 कंपनीज के केसेस के बावजूद जमानतों पर रिहा हैं, रोक सको तो रोक लो। जो अदलिया में प्रेसिडेंट सेट नहीं हुई थी आज तक, वो भी प्रेसिडेंट सेट हो गई है और अभी इलाज के लिए हम लोग बाहर हैं और शायद हॉस्पिटल में हमारे 2 दिन गुजरे। रोक सको तो रोक लो। फिर दूसरी बात पे आते हैं कि हाँ जी तब्दीली आ गई है, बिल्कुल तब्दीली आ गई जी। 5 साल के लिए बल्कि पिछले 10 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मैशियत को तबाही के दाने पर ले गए, मुल्क का वो हाल किया कि इस वक्त शायद 15 दिन के रिजर्व पे मौजूदा हुकूमत को वो इख्तियार मिला कि वो अपनी हुकूमत शुरू कर सकें। लेकिन उस तब्दीली आई में तब्दीली क्या आई कि वफाकी वज़रा की तादाद 24 है, जिसमें से सिर्फ 5 वज़रा ऐसे हैं जो कि पीटीआई के अपने वज़रा हैं कि जिन लोगों को शायद नवंबर 2011 के जलसे में इमरान खान साहब ने कहा था कि अब नज़रियाती लोग आएंगे सामने, अब तब्दीली आएगी और तब्दीली लाने के लिए हमें वो नए चेहरे सामने लेके आने होंगे जो मुल्क के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन 5 वज़रा में से मुराद सईद अली, अमीन गंडापुर, शेर मिज़ारी, अली जैदी और फैसल वाडा नज़र आते हैं। बाकी आपको तमाम लोग वही नज़र आते हैं जो बाकी हुकूमतों में सर्व कर सकें। तो अगर ये बात सही है और वो लोग आज सही हैं जो वजारत ख़जाना इंजॉय करते रहे पीपल्स पार्टी के दौर में, तो पीपल्स पार्टी का दौर गलत कैसे हो गया? अगर वो लोग सही हैं जो नून लीग की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़े रहे, फिर 2 महीने के बाद वो ऐसा क्या हो गया कि वो लोग इतने बेहतर हो गए कि पीटीआई के तमाम लीडरान को, कारकुनों को छोड़ के उन लोगों को आपको वज़ीर आला पंजाब तक का ओहदा देना पड़ गया। और अगर ये बातें वाकई इसी तरह से ठीक हैं तो स्टेट मिनिस्टर में से 5 में से 3 पीटीआई के हैं और 13 में से 5 पीटीआई के हैं और स्पेशल असिस्टेंट जो टू प्राइम मिनिस्टर जो हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में तब्दीली कहाँ पे आती है? और जहाँ तक रहेगी बात पीपल्स पार्टी की, कुछ पीपल्स पार्टी की ख़वातीन से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि हम प्रोग्राम्स में नहीं जाते, हम प्रोग्राम्स में बात नहीं करना चाहते। चलें जी, आपकी अगर सियासत समझते हैं कि बिलावल भुट्टो के साथ तस्वीरें लगाने से आप सियासत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वो सियासत ज़रूर जारी रखें। और मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो वज़रा हैं, जिनके जो लीडर्स हैं, इनसे भी पूछा जाए कि सरकार आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव तो हो जाए जो अवाम के जवाब देने की कम अज़ कम अहलियत रखता हो या कम अज़ कम जोश और जज्बात ज़रूर रखता हो। मेरे साथ आज मेहमानों में मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई से ज़ैनब खान साहिबा, मेरे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं मरकज़ी रहनुमा PMLN से बल्कीस राजा साहिबा। हम इनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपकी तब्दीली कहाँ तक पहुँची और आपका रोक सको तो रोक लो का नज़रिया कहाँ तक पहुँचा। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं हम लोग ज़ैनब खान साहिबा की तरफ से। ज़ैनब खान साहिबा, पीटीआई की हुकूमत आ गई, 24 में से 5 वज़रा आपके, 13 में से 5 जो स्पेशल असिस्टेंट टू PM है वो आपके, बाकी पीटीआई के पास बंदा ही नहीं है। मतलब पीपल्स पार्टी के वो लोग जो वहाँ पे वज़ार ख़ारजा रहे, यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, वो जो वहाँ पर वज़ीर ख़जाना रहे, यहाँ पे वज़ीर ख़जाना मौजूद हैं। तो वज़ीर ख़जाना बताता है कि ख़र्चा कहाँ हुआ, कैसे खर्च किया, किस तरह किया। और वही वज़ीर ख़ारजा अगर आपका, तो आप 5 साल तक जो जरदारी साहब की हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात लगाते रहे, आपको आज माज़रत निकाल लेनी चाहिए। सबसे पहले जबरान आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जहाँ तक बात है कि वज़रा की क्यों शफलिंग हुई, क्यों शफल किया गया, तो ये तो आपको पता है खान साहब ने पहले दिन से कहा था कि पीटीआई जो है, हमारी जो पार्टी है वो एक डिफरेंट पार्टी है। इस पार्टी में अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कल मैं भी आपको नज़र नहीं आऊँगी। इस पार्टी में हर वो बंदा जो अपनी कैपेबिलिटी और अपने पोस्ट से वो अगर काम नहीं करेगा तो उसको वहाँ से मूव करना पीटीआई के लिए कोई बड़ी बात नहीं तो है। आपके लिए इन लोगों ने काम नहीं किया। देखिए, मैं यहीं आऊँगी। अभी जैसे आपने अगर असद उमर की मैं बात करूँ, असद उमर पीटीआई के एक बेहतरीन फेस है, एक इम्पॉर्टेंट फेस है। हम ये नहीं कह रहे कि असद उमर ने जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दी। असद उमर ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो इमरान खान जो चाह रहे थे। इमरान खान को रिजल्ट ज़्यादा जल्दी चाहिए, हमें वो रिजल्ट्स, आपको पता पाकिस्तान जहाँ पे ये पिछले 70 साल की हुकूमतें पाकिस्तान को जहाँ छोड़ के चली गई हैं, अगर वहाँ पे भी हमने अगर स्लोली एंड स्टडी से काम लेना है तो वो 19-70 सालों में ये आपके 2 साल वज़ीर ख़जाना रहने वाले हफीज़ शेख साहब भी मौजूद हैं। देखिए, अगर वहाँ से वो पीपल्स पार्टी से क्यों उनको निकाला गया?
पीपल्स पार्टी को लगा कि वो काम नहीं कर सकते, ऐसे ही होगा ना कि उन्होंने कहा कि जी आप निकल जाएं, आप यहाँ काम नहीं कर सकते, वो जो छोड़ भी दिया उन्होंने जो भी था उनका पीपीआई। अब तो आप ये कह नहीं सकते ना जी वो पीपल्स पार्टी के बंदे हैं। अगर वो पीटीआई ने उनको वेलकम किया है तो डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस पे किया है ना। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, तो आप जो जो भी जरदारी साहब के देखिए दौरे जो हुकूमत में वजारत खजाना का जो दौर रहा उसमें पीटीआई जो 2 साल थे, आप 2 साल को ना गिने, फिर कम से कम 68 ईयर कह दें फिर। नहीं 2 68 साल तो नहीं, बड़े मैं अच्छे 70 रहे ईयर्स ही कहूंगी मैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर वहाँ पे जरदारी का जो उनका विजन था वो मुझे नहीं पता क्या था। उन्होंने तो आपको जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं वो हम सबको पता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। हाँ मुझे अपने लीडर का विजन जरूर पता है। उस विजन पे अगर ये भी काम नहीं करेंगे ना तो आपको कल ये भी नजर नहीं आएंगे। ये यहाँ पे ये इस तरह की पीटीआई में आपको पता है ये तो फ्रॉम डे वन से वेरी क्लियर मैसेज टू एवरी मेंबर, जो लोग यहाँ काम करेंगे अगर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे और तो उनको यहाँ पे पार्टी में जगह नहीं। और मैं असद उमर की बात मैं आपको कहूँ जी, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने इतना कुछ सब लोगों को इतना क्लियर बता दिया कि मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस पे जो है इतराज होना चाहिए। और अभी भी वो हमारे साथ हैं और काम असद करेंगे। उमर अभी भी हमारे साथ हैं जी। असद उमर रिप्लेसमेंट असद उमर की हफीज शेख साहब हैं, वो जो 2 साल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में साहिब इक़्तिदार हैं। मेरे साथ नून लीग से मौजूद हैं बल्किस राजा साहब। बल्किस राजा साहब, आपने कहा कि आपकी बल्कि हुकूमत का ये बड़ा कंट्रोल्ड और बड़ा वो मुतवाज़न सा बयानिया रहा कि वोट को इज़्ज़त दो, और फिर कहा गया कि रोक सको तो रोक लो। अब रोक सको रोक लो में क्या को आना चाहते थे जो आपने रुकवा लिया आज, और आप समझ रहे हैं कि हमको नहीं रोक सकते? क्या आप ये कहना चाहते थे कि हम लोग जमानतें लेके फिर बाहर आ जाएंगे, जो हमारे पे करप्शन के केसेस आप लोग साबित नहीं कर सकेंगे, हम लोग फिर से दोबारा सियासत में आएंगे, आप हमें रोक नहीं सकेंगे? क्या ये नज़रिया था जिसमें आप कामयाब हो गए? मेरे ख्याल में कहीं गलतफहमी हो रही है। ये नारा तो पीटीआई का था और वही नहीं, ये मरियम नवाज साहब का था, रोक सको तो चले रोक लो। नारे लगते रहते हैं। और अगर उन्होंने ये कहा कि रोक सको तो रोक लो, तो ये बात अपनी जगह आप बजानम है कि कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो कि मुतरादफ इंशाल्लाह आगे आगे देखें, जो वक्त आएगा इंशाल्लाह बेहतरी लेके आएगा। और इस वक्त में हमें जो पार्टियों से बाहर निकल कर हमें पाकिस्तान की बका और उसकी तामीर और तरक्की के लिए सोचना होगा, और उस पर बात करनी होगी कि पाकिस्तान की बका और तामीर और तरक्की किस तरह मुमकिन है। वो कहना और ये इस वजह से नामुमकिन है कि है। 35 साल आपने दौर इख्तिदार एंजॉय किया, आप हुकूमत से जाने से पहले 15 दिन का रिजर्व पीटीआई की हुकूमत को देकर गए, आपने डॉलर को 24 बिलियन डॉलर उसमें इन्वेस्ट करके मार्केट में रख के उसको कंट्रोल रखा, उसकी प्राइस कंट्रोल रखी, और जब उसको उठाया गया तो यकीनन उसकी वजह से डॉलर की कीमतें बढ़ी, जिसकी वजह से महंगाई है। ये तो सारे का सारा इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं, तो फिर आप कैसे मुल्क इकट्ठे लेके असल चलना में चाहते हैं? अल्ज़ाम दर अल्ज़ाम की जो रदीफ़ है हमें इसको बदलना होगा। मुस्लिम लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बेहतरीन हुकूमत की और जम कर की, और जितना भी पाकिस्तान की तामीर व तरक्की हुई है वो मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में हुई है। और आप देख लें कि जो मौजूदा जो हुकूमत है पीटीआई की, ये जो नारे लगाते थे कि उसके बरकस जो कुछ हो रहा है, और जो इन्होंने एक टीम बनाई, मैं समझती हूँ कि खान साहब जो है ना एक जज्बाती इंसान है और जोश से काम लेते हैं। मैं समझती हूँ कि हुकूमत करना जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है, और अक्लमंदी बुर्दबारी और पहले तोलो फिर बोलो के मुतरादफ मैं समझती हूँ कि ये उन चूँकि वो वज़ीर आज़म है, सोच समझ के काम करना चाहिए। सोच वो समझने मुल्क का के एक वज़ीर आज़म है, मुल्क को पूरे लीड कर रहे हैं, और उनको जो है ना बहुत ही बुर्दबारी मैं और क्वेश्चन सोच साहब में समझ छोटा सूझ की ऐड कर, ज़रूरत है। बिल्कुल आपका मशवरा यकीनन वो पहुंचना चाहिए उनके पास। मैं छोटा सा साथ में एक आर्गूमेंट ऐड कर लूँ कि जिस वक्त आपकी हुकूमत रहती है 2013 से बाद पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत रही, 2013 से पहले 37 बिलियन डॉलर कर्जा रहा पाकिस्तान पर। 2013 के बाद ऐसा क्या हो गया कि पिछले सिर्फ 10 साल के अंदर 98 और 99 बिलियन डॉलर तक आप ले गए मुल्क को? अगर इतना ज़्यादा कर्जा लेकर फिर भी आपने 5 साल की हुकूमत के आखिरी 15 दिन के रिजर्व नई हुकूमत के लिए छोड़ के जाने थे, तो फिर आपको मेरे ख्याल में ये मशवरा देना चाहिए पीटीआई की हुकूमत को। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात रिकॉर्ड पर ऑन द रिकॉर्ड रिकॉर्ड पर नहीं है। और अगर इसका 1947 से लेके 2013 तक 37 बिलियन डॉलर ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे ख्याल में तो उसको अगर कोई ऐसी बात है तो पर मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसको ठीक कर ले, वो अपनी अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, अपनी जानत से, फतानत से उसको क्लियर कर ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई क्रिकेट टीम नहीं है, उसका मैच नहीं है। ये जो है ना पाकिस्तान की
22 करोड़ जो है ना आवाम की ज़िंदगियों की बका और तामीर और तरक्की का यहाँ मसला है। और इसमें आप देख लें कि मौजूदा जितने भी कैबिनेट के अंदर, काबीना के अंदर जो लोगों को यके बाद दीगरे चेंज किया जा रहा है, अगर ये रदीफ चेंज रही तो ये किस सिमत में ये हुकूमत जाएगी? चेंज करना हुकूमत के लिए मुस्बत है आपके ख्याल में? हुकूमत को चेंज करनी चाहिए अपने लोगों नाकामी पे, आपके ख्याल में मुस्बत भी है, और दूसरे अगर तनाज़र में देखा जाए तो ये वो अपनी एक हार भी मान रहे हैं कि हम जो है ना वो उस तरह अक्लमंदी, दानिशमंदी से, हिकमत अमली से उस तरह हमने मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। इन्होंने कहा जी कि हुकूमत की तरफ एक तो अक्लमंदी भी है, दूसरा हार भी मान रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 साल तक अवाम को कन्विंस करने वाले कि जी असद उमर आपका वज़ीर ख़जाना होगा, आपके मैशत के जितने भी बड़े बड़े मसाइल हैं वो असद उमर के ज़रिए हल होंगे। सिर्फ 3 दिन पहले तक असद उमर की तारीफ़ करने वालों को आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन के बाद सिर्फ इस्तीफ़ा लेना पड़ा, और वो भी जिस तरीके से एक अनप्लेजेंट टाइप का उनको गुड बाय किया गया, वो भी मेरे ख्याल में सवाल है। वो भी उनको बगैर बताए, बगैर कन्वे किए, वो भी अचानक सडन लास्ट डे पे जाके आप एक दिन पहले जाके असद उमर साहब को बता रहे हैं कि आप जा रहे हैं, उससे 3 दिन पहले आप खड़े होकर वहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। 10 साल तक आप लोगों को ये बता रहे हैं कि असद उमर इज फेस ऑफ इकोनॉमी फॉर PTI, फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब 10 साल तक जो आपको समझ नहीं आई कि असद उमर वाकई को इस काबिल है या नहीं है, 244 दिन के बाद आपको पता चल गया वो इस काबिल नहीं है, तो आपकी 10 साल की गलती का और लोगों के साथ वो झूठा वादा करने का कि असद उमर आएगा तो कुछ होगा, उस पर आपका क्या, अवाम का आपके खिलाफ क्या रद्द अमल होना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए? देखिए जबरान, पहले इस बात का आंसर देने से पहले मैं ज़रा जो सिस्टर ने, बहन ने भी कहा, मैं उनका आंसर भी देना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपने दौर में बड़ी तरक्की की, ठीक है, 90 बिलियन का ये जो है ना कर्जा दे गए, और कर्जा देने के बाद इधर उधर भाग रहे हैं। आप ये देख रही है ना कि इधर भाग रहा है, कोई इधर छुप रहा है, कोई उधर छुप रहा है, और ये कह रहे हैं जी इन्होंने तरक्की की। अगर ये तरक्की सड़कों को तरक्की करना समझते हैं, अगर वहाँ पे जो लाहौर में खूबसूरत सड़कें बना दी हैं, अगर आप हॉस्पिटल देखें तो वो हॉस्पिटल वैसे के वैसे ही थे इनके दौर में, मैं इनकी दौर की बात कर रही हूँ, तो इसको हम तरक्की नहीं मानते। ठीक है, तरक्की जो होती है आपको बेसिक नेसेसिटीज देनी है अपनी आवाम को, ठीक है। ये इमरान खान ने पहले दिन से कहा कि मैं अपनी बेसिक जो हमारी जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे गरीब आवाम पे है। तो जो तरक्की ये कह रहे हैं, अगर 90 बिलियन का जो कर्जा छोड़ के जाना, अगर इसको ये लोग तरक्की समझते हैं तो इट्स रियली सैड सबके लिए जो लोग सुन रहे हैं कि जी ये लोग इसको तरक्की कह के जा रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल 100% एग्री हूं। मैं कहा मेरी आवाम भी मेरे साथ शायद इस बात पे वो देगी, इसको सपोर्ट करेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने ये कहा कि देखिए दूसरी बात, नून लीग ने तो लोगों को पेट भर के खाना, खुर्दोनोश की जो अशियात थी वो कितनी सस्ती थी, आप देख लें कि लोगों से लोगों को खाने, लोगों के मुंह से नवाला छीन लिया गया, साफ पानी छीन लिया गया। आप देखें वो लोग जो खड़े वाले थे, आपके खाते में मैं जवाब ले लेता हूं, ये मेरे ख्याल में 30 साल के आपके बड़े लंबे जवाब। मैं वैसी एक बात कहूँ कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल जी मैंने यहाँ पे ना बहुत आलीशान घर ले ली है, मुझे कर्जा मिल गया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द 6 मंथ। आफ्टर द 6 मंथ जब मेरी कर्जे की वापसी की बारी आएगी तो फिर मैं भागूंगी। तो नून लीगों ने यही किया, उन्होंने अपने से पहले कर्जा लेके डॉलर की प्राइस को आर्टिफिशियली इसको डाउन करके लोगों को पागल बनाया, लोगों को ये कहा कि भी इसकी जो है ना ये डॉलर जो है इससे ऊपर नहीं होगा, हालांकि ऐसा नहीं था। अब लोगों को इसकी हमें अवेयरनेस देनी है कि ये आर्टिफिशियल सारी चीजें डाउन करके गए थे। मेट्रो, आपने रोड्स की बात की, मेट्रो उन्होंने बना ली, आपके मुकाबले में कुछ अच्छा मैं आप चले मेट्रो से बात कर ले। मेट्रो अगर आपने सब्सिडी में बना ली है तो आप इसको नहीं, आप इसको तरक्की कहते की वजह से डॉलर का रेट कम हुआ है जी। प्रोजेक्ट की प्राइस तो कम से कम हाँ, नहीं अगर आप सब्सिडी दे के अगर कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो आप इसको आप समझते हैं ये डेवलपमेंट है, मैं तो नहीं मानती। प्रोजेक्ट अगर आपका 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो रहा है तो कुछ ना कुछ हो रहा है। नहीं आप, मैं यही तो कह रही हूँ, देखिए मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर आप आर्टिफिशियल हर चीज को स्टॉप करके अगर लोगों को फेस पे दिखा देंगे जी पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, तो ऐसा नहीं था। पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा होता तो आज हम ये कर रहे होते कि लोगों से हमें मतलब IMF में जाना पड़ता। और मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी बात पे हूँ जो आपने मुझसे सॉरी असद उमर की पूछी। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि असद उमर ने जब अपनी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद आके मीडिया पे बताया, हमें उनकी कैपेबिलिटी पे कोई जो है वो डाउट नहीं है। हाँ, अगर वो वहाँ पे जो उनको काम दिया गया वहाँ पे अगर वो परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, वो PTI के साथ है। और एक और बात, वजीर होता है, वो कहीं भी चला जाए, डोंट वरी। तो मैं को जो है ना इस पे ही बिल्कुल टेंशन ही रईसानी साहब ने कहा था डिग्री होती है, चाहे असली हो चाहे जाली हो। तो नहीं ये वजीर सारे असली है, नकली कोई भी नहीं है, लेकिन वजीर होता है। तो कोई इसमें अगर वो अगर एक जगह नहीं परफॉर्म कर सकेगा कहीं और कर लेंगे तो इस ओके, तो कहीं और कर लेंगे। लेकिन उन्होंने दूसरी जगह पे जाना है, मुनासिब नहीं समझा। चलिए ये एक अलग बात है। अब जब आपके नए वजीर खजाना आए
آپ کے خیال میں وہ جو 10 لاکھ کا گھر تھا وہ ابھی تک وہ پرومس موجود ہے یا وہ نئے وزیر خزانہ آنے کی وجہ سے وہ چینج ہو چکا ہے؟ اور 1 کروڑ نوکریوں کا جو پرومس تھا یہ 50 لاکھ دیکھیں میری بات 50 لاکھ سنیں، جو لاکھ دیکھیں ابھی جو 50 لاکھ والی جو بات ہے وہ بالکل ہے، ٹھیک ہے. میں دیکھیں آپ میں اچھا مجھے نا کبھی کبھی حیرت اس بات، سوری میں تھوڑا سا مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب آپ 70 سال میں جب یہ لوگ ملک کو کھا گئے، دونوں پارٹیاں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی. میں سارے ٹاک شو بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ لوگوں کا ٹاک شو کہ ان سے پوچھو یار کہ ملک کو کھا لیا، کیوں کھایا، کہاں لے گئے پیسہ ہمارا، ہمیں وہ پیسہ واپس کرو، ہمیں اپنی غریب عوام پہ انویسٹ کرنا ہے. آپ لوگوں نے کوئی ٹاک شو نہیں کیا. آج 8 مہینے کی بعد 8 منتھس کے بعد سب نے شو ڈال دیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا. 5 سال تک ان کی حکومت سے پوچھا گیا، اسی وجہ سے عوام کی رائے ہموار ہوئی اور نون لیگ اس وقت حکومت میں نہیں ہے. جو کچھ نہیں اگر ان سے پوچھا جاتا نا، ان سے پوچھا جاتا کہ 90 بلین کا ڈالر کہاں قرضہ کہاں بنایا، کتنی جائیدادیں بنائی، تو شاید یہ آج جو ہے نا اتنا ہم اتنی بیڈ پوزیشن میں نہ ہوتے. آپ حکومت میں آپ نے کبھی کسی کو پکڑ بھی لینا تھا، لیکن آپ کی طرف سے نیب والے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھی وہ گرفتاریاں نہیں کر سکتے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میری بات سنیں، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. جبران دیکھیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور نعرے اور جو اس کی رزلٹ ہے وہ 0 ہے اور وہ مان رہے ہیں. اور یہ مجھے تو اس وقت سچی بات ہے آپ دونوں پارٹیز میں ایک لحاظ سے اور اگر عمران صاحب جو ہے نا میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کے جو بخار ان کو چڑھا ہوا ہے، اگر اس سے وہ باہر نکلیں تو شاید ملک کی کوئی تعمیر و ترقی کی طرف ہمیں کچھ نہ کہیں باقی آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. ہمیں کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو کچھ نہ کہیں، ان کے خلاف کیسز چھوڑ دیں، سارا کچھ چھوڑ دیں. دیکھیں جی سب کا برابر ہونا چاہیے. یہاں تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہے نا ان کو اس پروسیس سے گزرنا چاہیے جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. ملک کی سلامتی کو اس طرح سے خطرہ نہیں ہوتا جس طرح سے نون لیگ کے دور حکومت میں جس وقت نواز شریف صاحب جیل سے باہر تھے تو ملک کی سلامتی کو بڑی جلدی خطرہ ہو جاتا تھا اگر احتساب کی بات آتی تھی. اب اس طرح خطرہ نہیں ہوتا. نہیں ایسی تو محل میں کوئی اللہ نہ کرے کہ ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ بالکل. درپیش ہو. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس میں میری سٹیٹمنٹ نہیں پیش ہوئی، میں نواز شریف صاحب پیش ہوئی. ایسی کوئی بات چلیں میں واپس آتا ہوں. ناظرین ہمارا نمبر موجود ہے اسکرین پہ 201212851845 آئی تھنک. تو ناظرین پلیز آپ کال کر سکتے ہیں. تو بیچ میں یقیناً آپ اپنے سوالات کوشش کریں ان کو منیمم لائنز کے سوالات رکھنے کی اور صرف سوالات کے حد تک پلیز کوشش ضرور کریں اس کو شامل کرنے کی. میں آتا ہوں واپس جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوئے، جو سندھ میں انسیڈنٹ ہوا، ایک بچی کو نشوا نام کی بچی کو غلط انجیکشن دے کر اس بچی کی فوتگی ہو گئی، اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی. دوسری طرف ایک لڑکی کو، عصمت نام کی لڑکی کو، اس کی عصمت دری کی گئی. اس کو پہلے غلط انجیکشن دے کے بے ہوش کیا گیا ڈینٹل ہاسپٹل میں، اس کے بعد اس کو زہر کا انجیکشن دے کے اس کو مار دیا گیا. نئے پاکستان میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. سائی والا انسیڈنٹ ہوا کچھ اسی طرح کا تھا جس طرح کا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا. اس وقت وزیر قانون ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اس وقت ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ کی تمام سیاسی جماعتوں میں سوائے تبدیلی کے نعرے کے کہ کوئی عملی طور پر کوئی اس طرح کی چیز ہے جس پہ آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ مختلف کر دی ہے؟ تو پی ٹی آئی سے جو امیدیں وابستہ تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہیں. تو باقی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں جو بچی کی ڈیتھ ہوئی میں اس پہ بہت زیادہ افسوس ہے، بہت زیادہ میں اس کے گھر والوں سے بڑا افسوس کرنا چاہتی ہوں. یہ ہم سب کے لیے بہت دکھ کی بات ہے. آپ کو پتا جب ہم یہاں اوورسیز پاکستانی ہم ایسی نیوز دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعی بہت دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے بھی جہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، جہاں پہ بھی وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہ جس کی بھی گورنمنٹ ہے، اس کو وہاں پہ فوراً سے پہلے جو ہے نا وہ ایکشن لینا ہے ہر حال میں، اور ہمیں ان کے ریزلٹس چاہیے. لیکن میں ابھی آج نیوز دیکھ رہی تھی کہ جس ہاسپٹل میں اس بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہاں پہ ہاسپٹل نارمل جو ہے وہ ورکنگ پوزیشن میں ہے، کسی کو بھی وہاں سے موو نہیں کیا گیا سوائے 1-2 نرس جنہوں نے انجیکشن لگایا، اور وہ نرس بھی نہیں تھی، شاید وہ کلینر تھیں جنہوں نے انجیکشن لگایا، جو نیوز میں یہ بتا رہے تھے. تو میری بالکل یہ ریکویسٹ ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے. اور ان کو سائی وال پہ میں آپ کو بتاؤں، میرے ابھی تو نہیں، لاسٹ 2 منتھس پہلے کے پی کے سے منسٹر آئے تھے، ایجوکیشن منسٹر تھے، اور آپ یقین مانا وہ تھے ایجوکیشن، لیکن ہم نے وہاں پہ بالکل اوپنلی ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس کا رزلٹ چاہیے. اگر اس میں کوئی بھی کسی کا بھی اس میں انوالومنٹ ہے، کسی پارٹی کا بھی، اس کو معافی نہیں ملے گی. تو آپ یقین مانا انہوں نے مجھے یہی کہا تھا. میں بالکل اس وقت میری ٹیم نہیں ساتھ لگی، میری ٹیم ہمیں یہی کہا گیا کہ اس کا رزلٹ جو ہے ہمیں ایز سون ایز پاسبل جو ہے رزلٹ جو ہے وہ ملے گا. آپ کو پتہ ہے کہ نظام جو ہے یہ ابھی کا خراب نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے خراب ہے. ان چیزوں کو سسٹم کو صحیح کرنے میں ان کو 80 دن لگ گئے آپ کو ان کو بلا کے افسوس کرنے میں گھر پہ. میرے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی. کون سر؟ کہاں سے؟ جی السلام علیکم جبران صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. جی سر حکم کریں سر. جی میں لندن سے بول رہا ہوں. ابرار میر ہماری دونوں بہنوں کو، محترم بہنوں کو، اور آپ دیکھنے سننے والوں کو پیار بھرا السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں نے جناب دیکھیں میں نے اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میرا صرف ایک جگہ پہ دل دکھتا ہے کہ ہم جب پارٹیوں میں بیٹھ کے ہم بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی جانے انجانے میں اس طرح کی تنقید کر دیتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. میں نے کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ بحث ہوئی تو وہ یہی کلیشے پڑھ رہے تھے وہ لوگ کہ جی 70 سال کا گن 70 سال کا گن. تو 70 سال میں تو قائد اعظم بھی آتے ہیں. کوئی احتیاط ہم کیا کریں, ہم اپنی باتوں کو کلیشے میں, ان پارٹیوں کو تو بنے ہوئے نہیں 70 سال ہوئے. سر 37 بلین کا آپ کی بات ٹھیک ہے, 2013 تک جو قرض ہے وہ 37 بلین کا رہا, اس کے بعد وہ جا کے 99 پہ پہنچا باقی 10 سال کی حکومت میں. آپ کی بات ٹھیک ہے سر, میں ایگری کرتا ہوں. صحیح, آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, بہت شکریہ عمران میر صاحب. یہ انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کہا کہ جس وقت آپ 70 سالوں کو کنسیڈر کرتے ہیں تو 70 سالوں میں وہ جو 2013 دیکھیں بھی قائد اعظم کی تو بات ہم 2013 تک 37 ملین میری بات سنیں, وہ تو لیڈر 10 سالوں میں 37 سے ڈبل. اچھا میں ویسے بھائی کو کہنا چاہوں گی قائد اعظم کی تو بات کرنی نہیں چاہیے, وہ تو اتنے رسپیکٹیبل ہمارے لیڈر ہیں تو ان کو تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بات ہو رہی ہے, میں آپ کو دوبارہ کلیئر کٹ کروں, یہ میں نے بات کی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, اس میں قائد اعظم کہیں سے بھی نہیں آتے, وہ تو ایک گریٹ لیڈر ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ ٹھیک ہے. تو پھر میں اب آپ کی طرف آتا ہوں. اگر سیاست کی آج کے حالات دیکھے جائیں, آپ 5 سال حکومت پوری کر لیں گے؟ سیدھا سوال, 5 سال حکومت پوری کر لیں گے؟ وزراء 24 میں سے 5 آپ کے رہ گئے ہیں, اس کے بعد کتنے رہ جائیں گے آگے؟ اگر جو بھی کام نہیں کرے گا وہ اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا, کوئی بھی ہو. صرف وزیر اعظم رہے گا پی ٹی آئی کا, باقی وزراء وزیر اعظم کو رہنا ہے, وہ اس کے آپ دیکھیں وزیر اعظم کے بڑے بولڈ ڈیسیژنز ہیں, اس کو آپ ٹائم دیں. میرا مطلب ہے کہ 8 منتھ کے بعد وزیر اعظم 100 دن کا ٹائم دیتے ہیں, مجھے آپ 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. اچھا میں ابھی اس کا بھی آپ کو میری بات سنیں. ہم نے سب لوگ کہتے ہیں جی آپ نے 100 دن کا کہا, آپ نے 100 دن میں کیوں نہیں پورا کیا؟ بھی ہم لوگوں نے کہا ضرور, لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ٹارگیٹس ہم لوگوں نے اپنے لیے رکھے تھے, یہ پارٹی نے خود سیٹ کیے تھے کہ بھی ہم اگر کچھ ہائی ٹارگیٹس رکھیں گے تو آگے تک ہمیں ریزلٹس ملیں گے. 3 آئی جیز تبدیل کر دیتے ہیں پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ ہے. آپ کی اپنی آپسی سیاست ختم نہیں ہوتی. اسد عمر صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپسی سیاست کے نظر ہو گئے ہیں. آپ کے جو گورنر ہیں پنجاب کے, ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, جہانگیر ترین کے اس پورے گروپ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جو آج بھی اسی طرح سے ڈومینیٹ کر رہا ہے. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ سارے قصوروار صرف کارکردگی نہیں ہے, آپ کی سیاسی انوالومنٹ بھی ہے کہ جو بندہ جہاز لا کے بندے لاتا ہے وہ بندہ چاہے نااہل ہو جائے پھر بھی اس کی قابلیت تو ہے؟ نہیں ناہل, اگر آپ کو وہاں سے وہ کورٹ اگر آپ کو پروف کر دیتی کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہانگیر ترین نااہل ہو چکے ہیں, کورٹ نے تو ان کو کہہ دیا نا, لیکن اب وہ ہمارا پی کے کا فیس تو ہے. نااہل کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کو پارٹی سے جب باہر نکال دیا جائے. گلا نہیں کرنا چاہیے. نہیں نواز شریف دیکھیں, پرائم یہ جو نواز شریف صاحب نے دیکھیں, نواز شریف نے جو آپ کو اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان کے لیے کوئی ایک اچھا کام کر دیا ہے تو پھر آپ بالکل ان کو رکھیں, خوشی سے رکھیں, اس لیے کہ عوام میں اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے. میں نے آپ کو اگر ایسی بات ہے بھی آپ مجھے بتائیں, اگر آپ بیمار ہیں, آپ کو بار بار لندن آنے کے کیا پرابلم ہے؟ کیوں پاکستان میں کوئی ہاسپٹل ختم ہو گئے, وہاں پہ ہم جیسے عام لوگ وہاں جا کے اگر چیک کرا سکتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے ابھی؟ آپ کو مطلب اگر اتنی محبت ہے اپنے ملک سے, اتنی ترقیاں کر کے گئے ہیں تو ملک میں رہ کے علاج بھی کرا سکیں. آپ کسی سوال کے ساتھ اکانومی ایڈ کرتے ہیں, واپس چلتے ہیں بلکہ ساجہ صاحب کی طرف. السلام علیکم جی, کون سر کہاں سے؟ وعلیکم السلام, پیرا سے نواز بٹ عرض کر رہا ہوں. جی نواز بٹ صاحب کیسے ہیں سر؟ بہت اچھی ڈبیٹ ہے آج ریئل, آپ کا نام رکھا ہوا ہے ریئل ٹاک, تو ریئل ٹاک ہی آج. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. کیونکہ اچھے پریزنٹر بیٹھے ہوں تو ریئل ٹاک ہی ہوتی ہے. تو دونوں خواتین جو ہے نا, ہماری موزر خواتین اور ناظرین محترم کو سلام اور آداب, اور حقیقت بہت اچھی پیاری باتیں ہو رہی ہیں, حقیقت بیان ہو رہی ہے. بات جو ہے, میں بھی تھوڑا سا حصہ لے لوں, اپنا حصہ ڈال لوں اجازت دیں تو. بات جو ہے جبران بھائی کہ مجموعی طور پر وطن عزیز کی صورتحال تسلی بخش ہے. صرف انڈیا کی مودی سرکار کی طرف سے کوئٹہ میں دہشت گردی, میں مجموعی بات کر رہا ہوں, دہشت گردی اور غدار افغانیوں اور چند بے ضمیر چند بلوچیوں کے غدار افغانی سارے نہیں کہہ سکتے, وہ چند غدار نہیں, سارے چند میں چند کہا, میں نے چند بے ضمیر اور چند بلوچیوں کے ملاب سے تھرو را کہ دہشت گردی کروا رہا ہے. ابھی باز نہیں آئے گا یہ الیکشن تک. علاوہ ازیں ملک کی خوشحالی اور غریبوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے پروجیکٹ بنانا, کیونکہ جو عوام سے کیے ہوئے وعدے تو پورے کرنے لازمی ہیں, اس لیے تو ان کو ووٹ ملے ہیں وزیر اعظم کو. ان وعدوں پر ووٹ حاصل کیے تھے, ورنہ صاحب کا حکمرانوں جیسے سلوک انہوں نے کیا ویسے ہی. ہاں صاحب نیازی کی سیاسی بصیرت اور بصارت کے فقدان,
उनमें सियासी वसीयत नहीं है, क्योंकि वो तजर्बाकार नहीं है, खिलाड़ी थे वो चारे। हकीकत बयान कर रहा हूँ कि सबब तो आपके ख्याल में करना क्या चाहिए? रीशफलिंग आपके ख्याल में ठीक हुई है? जी, वज़रा की तब्दीली आप एज ए अवामी आदमी के आप मुतमिन है वज़रा की तब्दीली से? देखिए ये किसी को जो बीच में जो होती है ना खुफिया बातें, वो किसी को नहीं पता। हम तबसरी कर सकते हैं, ख्याल आराइयां करते हैं। असल में ये झगड़ा था इनका, पार्टीबाजी इनकी बन गई है। ये आपस में ये पता नहीं वो क्या नाम है, जहांगीर तरीन, उसकी आपस में कोई गड़बड़ की इख्तिलाफ पैदा हुआ है बस मेरे ख्याल में। और आप देखिए अब ये जो ना ये प्रेसिडेंशियल हुकूमत की बात कर रहे हैं, पिछली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ वे ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट था उसमें क्या तुमने पुरानी गवर्नमेंटों या साबका हुकूमतों ने है। बस इनसे यही रिक्वेस्ट है कि तजर्बाकार, मेहनती और ईमानदार वजीरों को शामिल करके बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये हमारे साथ नवाज भाट साहब मौजूद है, वो कहते हैं तजर्बाकार लोगों को साथ लेके आए। लेकिन मेरा फिर हैरानी के साथ एक सवाल होता है कि क्यों नहीं हम नई जनरेशन लेके सामने आ सकते, क्यों नहीं हम कोशिश कर सकते कोई नया बंदा आए आके तब्दील करने की कोशिश करे। ब्यूरोक्रेसी आपके वही पुराने तजर्बाकार और वही लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा कहते थे जब लीडर चेंज होगा तो वीएन तभी चेंज होगा। तो जिस तरह इमरान खान एज ए वज़ीर आज़म होकर लोग समझते हैं कि शायद वो क्योंकि बदला हुआ है इसलिए मुल्क में थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, तो क्या किसी वजारत का कलमदान किसी अगर नौजवान को किसी नए बंदे को अगर दे देंगे तो वहाँ से क्या पॉजिटिव उम्मीदें नहीं रखी जा सकती? तो नाज़रीन इसी पे बात करते हैं अभी। बल्कि राजा साहब उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं करते रहे, आपने 5 सालों में मुल्क को लूटा, उससे पहले भी मुल्क को लूटा। मेरा दूसरा सवाल उसके साथ जो ऐड होता है वो ये है कि आपकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ दुनिया से पाकिस्तान से बाहर है, दुनिया भर में आपकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। आपको मुल्क 15 दिन के रिजर्व पे और आपकी प्रॉपर्टीज़ बाहर, आपके बच्चों पे मुल्क का कानून लागू नहीं होता। आपके जो समधी हैं वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, आपका एक भतीजा बरतानिया में मौजूद है और बाकी ममालिक में मौजूद है। तो मुल्क में सिर्फ आप इक़्तिदार एंजॉय करने के लिए आते हैं, क्योंकि जिस वक्त हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ गए तो बड़ी वीआईपी गाड़ी में बड़ा प्रोटोकॉल और वज़रात तक का प्रोटोकॉल साथ रहा, बल्कि एसएसपी इस्लामाबाद उस वक्त उनको वीआईपी वेलकम करती रही, मरीम नवाज साहिबा को। तो आपके ख्याल में आपके जो लीडरान के बच्चे हैं वो सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल लेने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं? मेरे ख्याल में जिब्रान साहब ऐसा कोई बंदा एक आध मुझे बता दें जो हुकूमत का हिस्सा है या हिस्सा था, जो इस मुल्क का सिटीज़न नहीं है या इस मुल्क से इस्फादा हासिल नहीं करता या इस मुल्क से आके अपना मेडिकल चेकअप नहीं करता या उसके बच्चे यहाँ बेस्ड नहीं हैं या उसको इस मुल्क से वो कंसर्निंग नहीं है। यहाँ इस मुल्क में आना और जाना और यहाँ आपका हल्का बाप है, दोस्त है। देखें ना, आप हैं, मैं, हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के जो है ना वहाँ भी वहाँ के लेकिन मेरे और आपकी जात में फ़र्क है। मैं और आप कुछ करें वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं वज़ीर आज़म हमारा ही हिस्सा है वो भी बैठा इस तरह। तो आप देखें इमरान साहब भी जो है ना, उनकी पहली जो वाइफ थी वो भी ब्रिटिश थी, उनके दोनों बच्चे भी ब्रिटिश हैं। इमरान की वाइफ का वज़ीर का ब्रिटिश होना और यहाँ पे होना, फ्लैट होना, प्रॉपर्टी होना, वो समझ में आता है। लेकिन जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बैरून मुल्क है और अपना मुल्क कर्जों में जा रहा है। देखें जी जबरान साहब, इन प्रॉपर्टियों के मैं समझती हूँ कि इस मसले में हमें नहीं पड़ना चाहिए। प्रॉपर्टियाँ लोग अगर अपनी इनकम से, अपने सोर्स से, अपनी हक हलाल की जो है ना इनकम से अगर कोई यहाँ बनाता है तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बात ये बात में देखें, ये बात हमें वक्त पर और हालात पर छोड़ना चाहिए। जब ये चीज़ प्रूफ होगी, रिकॉर्ड पर आएगी तो फिर इस पर हम बात कर सकते हैं। अब हम जो है इस तरह के शोशों पर, लोग छोड़े हुए शोशे, बांध की बोलियां, जितने मुंह उतनी बातें। मैं ये कहती हूँ कि आपको इस वक्त पाकिस्तान को जो है ना उसको देखना होगा, उसकी बका और तामीर और तरक्की को देखना होगा। हमें तनकीद बराए तनकीद, हमें जहाज में बैठ के वजीर खजाना को वहाँ से मुल्क से भगा दिया जाता है, जो आज भी अदालतों के स्कैंडल है। नहीं, वजीर खजाना को कोई भगा के ना किसी ने भगाया, ना भाग के आए, वो रूटीन का हिस्सा आते थे, रूटीन में आए, रूटीन में आते जाते रहते हैं। सारे लोग इस मुल्क में आते हैं, अमेरिका में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, लोग बेचते हैं। लोगों को कोई मना नहीं है कि लोग सफ़र ना करें, जहाज़ का सफ़र ना करें, लोग खाना पीना छोड़ दें, लोग मिलना जुलना छोड़ दें। अगर कोई वज़ीर आज़म बन गया, अगर कोई वज़ीर आज़म बन गया है, कोई वज़ीर ख़जाना था, तो क्या उस पर कोई कानून लागू होता है कि वो सफ़र करना छोड़ दे, वो इस मुल्क में बेस्ड होना छोड़ दे? नहीं, बात यह देखें ना, देखें जी, बात यह है कि हमें सारी जो एनर्जी है, सारी अपना जो स्टेमिना है,
हमें दुश्मनी बराए दुश्मनी, तनकीद बराए तनकीद तनकीद पर बराए ज़ाया तनकीद नहीं नहीं करनी होनी चाहिए। होगी। नाज़रीन, आप तनकीद हमें बराए- मुल्क और हमें हम मुल्क को तनकीद देखना बराए होगा। तनकीद कर रहे हैं, हमें मुल्क को देखना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी है जाता है जाए। वज़ीर आज़म अगर अपने मुल्क में 15 दिन का रिजर्व छोड़ के उसके बाद दुनिया भर में चला जाता है, दुनिया भर में प्रॉपर्टीज़ का मालिक बन जाता है, तो उसकी अपनी मर्जी, उसके बच्चे अगर वहाँ पर पाकिस्तान में जाके 7-7 8-8 गाड़ियों का VIP प्रोटोकॉल लेते हैं तो वो तो चलो उनका हक है, लेकिन जिस वक्त बैरून मुल्क आ जाते हैं तो उन पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी है, उनके अपने बच्चे हैं और उनकी अपनी लीडरशिप नहीं, है। आप किस किस पर कानून जो है ना पैरे बिठाएंगे? आप देखिए काल लेता हूं मैं ऑलमोस्ट इसको। जितने भी हमारे अगर ऑलमोस्ट का यही हालत है तो ऑलमोस्ट सारे वज़ीर आज़म नहीं होते हैं। जब वज़ीर आज़म होते हैं तो आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर अगर रहे होते हैं। दोनों एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, मैं कॉलर से कॉल लेता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सर, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम जबरान साहब, इब्रार मीर दोबारा अर्ज हुआ हूँ आपके सवाल के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए। जी जी जो आपने बुनियादी सवाल रखा हुआ है कि शिफ्टिंग हुई है इसमें कैबिनेट में, देखिए एक तो आमिर पियानी साहब, वो बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, हेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो था, उसमें उनको बिल्कुल वाइप आउट किया, बाहर निकाला गया। दूसरा, अली अमीन गंडापुर जो वजीर कश्मीर और शुमाली इलाका जात थे, उनको वाइप आउट किया गया। तीसरा, वजीर आजम का सबको होश रही कि उनकी वजारत दाखिला गई, यानी कि वो भी नाकाम। और चौथा, सबसे अहम बात कि जिस वजीर खजाना को वो ले रहे हैं उससे वो मिले भी नहीं है। मैं बिल्कुल सर, आपका पैगाम पहुंच चुका, मैं इसी का जवाब लेता हूँ। PTI के हमारी रहनुमा खातून मौजूद यहाँ पे, ज़ैनब खान साहब, मैं उनसे जवाब देता हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सर, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अली है सर जी। मैं क्विकली एक दो पॉइंट रेज करूंगा, फिर आप कंटिन्यू करेगा। हुक्म करें सर। पहली तो बात यही है कि बहुत चैनलों में हम सुनते रहते हैं कि लोग कहते हैं जी इमरान खान ने कहा जी 100 डेज। 100 डेज कहने का मतलब ये नहीं था कि 100 डेज में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 100 डेज का मतलब है डायरेक्शन, कि आपको मेरे वो डायरेक्शन नजर आएंगे, मैंने क्या क्या काम करना है, कि मकान जानी है, उस तरफ वो डायरेक्शन का असल बात है वो सारी। दूसरी तरफ ये बात है कि ये असल में जो ये माशी दहशत गर्दी इन्होंने मचाई हुई है, ये पीपल पार्टी वालों ने और नून लीग वालों ने, असल में इनके लिए नैब का कानून ये होना चाहिए, 60 से 90 डेज इनको देने चाहिए कि अपनी जजातें एक्सप्लेन करो, नहीं कर सकते तो इनकी जजातें जब्त करनी चाहिए और इनको बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अच्छा और बड़ा स्ट्रॉन्ग सा पॉइंट आया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सर, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम आफ्ताब है जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी जी आफ्ताब सर, जी सवाल रखिए जी। सर। टीवी की आवाज़ बंद कर दें और प्लीज़ सवाल रखिएगा। नहीं, टीवी की आवाज़ बंद है। जी जी, मैं बस सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जितने भी पाकिस्तानी जितनी भी कोशिश कर लें, इनके जो जराइम हैं उनको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। नंबर 1, उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि ये लोगों ने मुल्क को हुक्मरानी की है। ये इतने बड़े बड़े लोग थे कि इन्होंने इतने बड़े लोगों को हायर किया हुआ था कि इनके जो पैसे की ट्रांजैक्शन है या इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, उनके ऊपर इनका नाम ही नहीं आए। ये बहुत मुश्किल होगा इनके लिए प्रूव करना, और 99% ये लोग प्रूफ नहीं कर सकेंगे। ये छोटी छोटी चोरियां कर सकेंगे। और दूसरा, ये एक सिस्टर बैठी हुई है यहाँ पे, इनको बोले कुरान के ऊपर और अपनी बेटी के या बेटे के सर के ऊपर हाथ रख के बोले कि इनके लीडरों ने चोरी नहीं की है। सर ये अक्सर ये भी कहते रहे हैं कि जो लीडर्स हैं उनकी मैं बात करता हूँ, क्योंकि लीडर्स की यकीनन एक पॉलिसी पे तो बात की जा सकती है। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद है हज़रत पीर सुल्तान फ़याज़ुद्दीन सहरवरी कादरी साहब, चेयरमैन है तकबीर TV के भी, और जो हमारी कैंपेन लॉन्च हुई है #IM कश्मीर के, मैं कश्मीर हूँ, उसको हेड भी कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। पीर साहब, जिस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जा रही है, जो रीशफलिंग हुई है असेंबलीज के अंदर, क्या इससे बेहतरी आने की उम्मीद है? आपके ख्याल में सिर्फ टाइम पास किया गया, मुशर्रफ की और पीपल्स पार्टी की सारी कैबिनेट वापस लेके आ गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, और मैं ज़ाती तौर पे ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखें, PTI को गवर्नमेंट मिली है, दोनों तरफ से ज़ाहिर है दावा ये है, उनका दावा ये है कि हमें ये मैंडेट मिला है, और दूसरी तरफ से दावा ये है कि इनको ये हुकूमत दिलाएगी।
لیکن میرا خیال ہے اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ حکومت میں ہے، انہیں حکومت کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اگر کوئی ری شفلنگ ہوئی بھی ہے تو پھر بھی اپوزیشن کو انتہائی پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی اب مناسب یہی لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے اندر توازن پیدا کرے اور اس گورنمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. اس وقت جس معاشی بحران کا ہم شکار ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم کشمیر میں انگیج ہیں. دیکھیں انڈیا نے ایک بہت بڑا ہم پر حملہ کیا، وار کیا. ہماری بہادر افواج نے، ایئر فورس نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایک ایسا ماحول بنا. بیانات چلتے رہتے ہیں، بیانات کو بنیاد بنا کر لڑائی کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ ہم کوئی کام نہ کر سکیں. میرے دیر شوڈ بی انڈرسٹینڈنگ بٹوین آل دا پارٹیز. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، جو سچا ہے جو جھوٹ ہے، جو پارلیمنٹ میں آ گئے وہ سچا ہی ہے. تو میں یہاں جو تیسرا ایک ایشو ہے، ایک تو ظاہر مجھے کشمیر کے ایشو سے بڑی کنسرن ہے اور ہم نے باقاعدہ اس کو لانچ کیا ہے کہ میں کشمیر ہوں. چاہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے، چاہے کوئی مسلم لیگ نون کا ہے، کاف کا ہے، جیم کا ہے، چاہے کوئی کسی بھی پارٹی کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، چاہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے. ہم سب کو اس بات پر ایک نقطے پر تو جمع ہو جانا چاہیے کہ ہم نے کشمیر کی بات کرنی ہے. پاکستان میں بھی اور یہاں بھی اور یو این او میں بھی اور دنیا کے کونے، ہر کونے میں اس وقت ضرورت ہے. میں کشمیر ہوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دونوں اور میں میزبان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس تناظر میں دیکھیں کہ اس وقت گورنمنٹ اگر تگڑی کھڑی ہو جاتی ہے اور کشمیر کا ایشو لے کر چل پڑتی ہے اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی ہو جاتی ہے تو کتنا بڑا کام ہوگا. اور دوسرا، جو ہمارے حقوق برٹش مسلم پاکستانیوں کے ہیں ان کو حل کرنے کی طرف بھی تبھی آپ بڑھ سکتے ہیں جب پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ اپنے درمیان جو دوریاں ان کو دور کریں گے. اب بے شک ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ سپیچز ہوتی رہتی ہیں. اور میں اپنی دونوں مہمانوں سے عرض کروں گا کہ بے شک آپ دونوں پارٹیوں میں ہیں، لیکن آپ پارٹی بن کر نہ سوچیں، آپ برٹش مسلم بن کر سوچیں. آپ کے حقوق جو آپ کو ملنے چاہیے وہ اس دور میں نہیں ملیں گے تو کب ملیں گے؟ میں آپ دونوں، آپ بلکہ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تقبیر ٹی وی نے بہت اچھی لانچنگ کی ہے یہ پروگرامز کر کے. تو میں ہر دو بہنوں سے کہوں گا کہ آئے ہم ایک پچ پر کھڑے ہوتے ہیں. پارٹیوں کا ہائی لیول پر اگر کسی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ نہیں بھی ہو رہی ہے تو یہاں برطانیہ میں رہتے ہوئے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کم از کم اتنی انڈرسٹینڈنگ ضرور پیدا کر لیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ناظرین، ایک انٹرسٹ ہے جو ضرور رہنا چاہیے. اور جو پیر صاحب نے بات کی بالکل صحیح کہ جس وقت آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ یقیناً پوائنٹ اسکوری کر سکتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن الزامات کے لیے ادارے موجود ہیں، ان اداروں کو کام کرنے دیجیے. اور جس وقت پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہیلتھی ڈیبیٹ کر لیں، کسی نہ کسی قسم کو ہیلتھی ڈیبیٹ کر لیں، کوئی اکانومیکل پالیسی بنا لیں، کشمیر پہ کوئی اجتماعی پالیسی بنا لیں، اس پہ بات کر لیں. میں لاسٹ ٹاپک میں کوشش کروں گا، میں کشمیر پہ جو آئی ایم کشمیر، میں کشمیر ہوں کی جو کیمپین لانچ کی گئی ہے اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ دونوں خواتین پلیز اس پہ کوئی اپنا کردار ادا کریں. بلکہ اس وجہ سے آپ جو ہم نے کشمیر کے لیے کمپین لانچ کیا، آئی ایم کشمیر، میں کشمیر ہوں، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی 2-3 دن کے بعد ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے جس سے کشمیر ایشو پہ کام ہو سکے. کافی ساری باڈیز الحمدللہ ہم لوگ تشکیل دے چکے ہیں، مزید بھی کام کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں خواتین کو اس میں کیا لیڈ نہیں لینی چاہیے؟ خواتین کو اپنا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اور اگر ادا کرنا چاہیے تو آپ کے خیال میں وہ کس طرح ادا کر سکیں گے؟ میرے خیال میں خواتین کو ضرور لیڈ کرنا چاہیے، بلکہ فرنٹ لائنوں پر آ کے لیڈ کرنا چاہیے. اس میں انتہائی ضروری ہے. اور ہم تو عرصہ دراز سے کشمیر کاس کے لیے جو ہے نا وہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ پیر صاحب کی بات کو ہی کوٹ کروں گی کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ آپ چلیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ انشاءاللہ مائیں بہنیں بیٹیاں جس طرح کی آپ لائن دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے نا خواتین کی ظاہر ہے فزیکلی جو خواتین کا اجتماع ہو، خواتین کی وہاں کس طرح وہ جمع ہو، کس طرح کشمیر کاز پر آپ
डिबेट हो, क्या हो, किस तरह ये आपने प्रोग्राम तरतीब देना है, तो हम आपके साथ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ज़ैनब खान साहब, आपसे भी मैं कश्मीर की शिकायत बिल्कुल मैं कश्मीर हूँ, मैं आज से ही आप लोगों के साथ जो है बिल्कुल रेडी हूँ काम करने के लिए। और इससे पहले मैंने कश्मीर की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी मैंने 2-3 दफ़ा अटेंड की। अभी हम 5 फरवरी को कश्मीर डे पे हम लोग लंदन गए, वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया। तो कश्मीर तो हमारा कश्मीर है, उसमें हम बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं, जहाँ जहाँ आपको हेल्प चाहिए होगी हम बिल्कुल साथ हैं। और बिल्कुल सही बात है, इसमें लेडीज़ को जो है वो इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह हमारे पास लेडीज़ हैं जो आगे आके काम करना चाहती हैं, और कश्मीर के मसले में हम सब आपके साथ हैं, और पीर साहब के साथ हैं, उनको बता सकते हैं। एक लास्ट मैसेज जो मैं बड़ी क्विकली, हमें शो का टाइम खत्म हो रहा है, वेरी क्विकली मैं सिर्फ सारी पार्टियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। आपका ताल्लुक किसी पार्टी से भी है, आप पीपल्स पार्टी से, आप नून लीग से हैं, खुदारा जो है ना इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, और पाकिस्तान की आप सलामती के लिए, बका के लिए जो कर सकते हैं प्लीज आगे आएं। और तनकीद बाय तनकीद अगर मुस्बत तरीके से हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिवली आपको काम जो है वो करना है। और पाकिस्तान हम सब के लिए पहले है, उसके बाद फिर कोई और पार्टी। इसके लिए जबरान साहब मैं अपनी इस पहली बात को रिपीट करूंगी कि हमें पाकिस्तान की बका, हमें पाकिस्तान अजीज़ा, पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासतदान आते जाते रहते हैं, और इसके लिए हमें तूफ़ान बदतमीज़ी बंद करना होगा, तू मैं की जो लैंग्वेज है इसको बंद करना होगा, हमें इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते को मलूज़ ख़ातर रख के आगे बढ़ना होगा। और इस पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, क्या मेरे खुदा कोई चाह दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ ओजे कमाल दे, मैं हर दिल की सदा बनूं कि ज़माना मेरी मिसाल दे। ज़माना मेरी मिसाल दे। नाज़रीन, आपने सुना दोनों ख़वातीन को, पीर साहब की बात आपने सुनी, आपने लोगों की राय सुनी जो फ़ोन पर हमें आई। एक शमीर साहब ने एक राय दी, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए दुआएं की और कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए दुआएं की। उन्होंने कहा कि जो लोग भी करप्ट हैं, जिन्होंने करप्शन की है, उनका एहतसाब होना चाहिए, और कड़ा एहतसाब होना चाहिए, और बिला किसी फ़र्क के होना चाहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि तमाम सियासी क़यादतों के जो लोग मौजूद हैं, सियासी जमातों के, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि पार्लियामेंट में एक मैच्योर डिबेट को फ़रोग़ दिया जाए, जिसमें मैच्योरिटी के साथ बात की जाए, टॉपिक्स पे बात की जाए, इश्यूज़ पे बात की जाए, उसके हल की तरफ बात की जाए, बजाय इसके कि आप जो 5 साल का रोना है करप्शन का, अगर वो आपने रोना है वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठ के, तो वो तो इदारों का काम है, इदारों के ज़रिए से साबित कराएं, साबित कराने के बाद लोगों को सज़ा दिलवाएं और वो काम करने दें। और अगर आपने 5 साल के बाद अगर आपने खुद जाके करप्शन को डिफेंड करने के लिए सारी सियासत करनी है, मार्चेस वगैरह भी करने हैं, फिर वो भी मेहरबानी करें, उसको पार्लियामेंट से बाहर नहीं दें, पार्लियामेंट का थोड़ा सा तकद्दस बहाल रखें। नाज़रीन, रियल टॉक विद जबरान में ज़ैनब खान साहिबा के साथ, जो PTI की साबिक़ सेक्रेटरी जनरल है, और बल्किस राजा साहिबा के साथ जबरान असर को इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 8 से लेकर रात को 8 से लेकर 9 बजे तक आपकी खिदमत फिर हाजिर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इन ख़वातीन का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेट करते हैं सियासत में, लेकिन हम लोग मर्दों के जब शाना बशाना चलने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, आप हमें बहैसियत खातून ट्रीट करने के बजाय हमें एक सियासी वर्कर के तरीके से ट्रीट करें। तो मैं इनकी इस बहादुरी पर कदर भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया।